हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में लोकतांत्रिक राजनीतिक जो अध्याय है उसके प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को और देखते हैं पहला प्रश्न है कि जो भारत की संघीय व्यवस्था है और बेल्जियम की संघीय व्यवस्था है उसमें कौन कौन सी समानताएं मिलती जुलती हैं और कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो अलग है। मतलब कि भारत और बेल्जियम की संघात्मक शासन व्यवस्था का तुलना करनी है, उसमें कौन सी विशेषताएं समान हैं और कौन सी विशेषताएं असमान हैं। तो पहले हम देखते हैं जो भारत के संघात्मक व्यवस्था उसमें बेल्जियम से मिलती जुलती व्यवस्था है कौन सी है। भारत के संविधान में भी मौलिक रूप से जो भारत की सरकार है 2 सत्रों पर बांटी गई है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार पूरे देश का शासन संभालती है और राज्य सरकार अपने अपने राज्यों का शासन संभालती है। तो बेल्जियम के जो संघात्मक सरकार है उसमें भी हमें यह व्यवस्था देखने को मिलती है। अब इसकी बात करते हैं अलग विशेषता की, जो बेल्जियम से हमारे यहाँ पर अलग विशेषता है। हमारे यहाँ जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किया गया है हमारे संविधान में, इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। भारत के संविधान में जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच सत्ताओं का बंटवारा किया गया है, अगर इसमें बदलाव करना चाहें तो ये करना आसान काम नहीं है। अकेले संसद इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। पहले संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत पास करवाना होगा और फिर कम से कम आधे राज्यों से विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होगा। इसलिए यह विशेषता कठोर संविधान की है, जबकि बेल्जियम के संविधान में हमें इस प्रकार की कोई विशेषता देखने को नहीं मिलती है। तो ये था एक मिलती जुलती व्यवस्था और एक अलग विशेषता बेल्जियम के संविधान से। अगले प्रश्न में पूछा गया है संघीय और एकात्मक प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में क्या क्या मुख्य अंतर हैं, वो अंतर उदाहरण सहित हमें देने हैं। सबसे पहला संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार में जो अंतर है वो है सरकारों के स्तर पर अंतर। संघात्मक शासन में 2 स्तर या उससे भी अधिक स्तर की सरकारें हमें देखने को मिलती हैं, जबकि एकात्मक शासन में 1 स्तरीय सरकार होती है जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है और लागू करती है। ऐसी व्यवस्था में ब्रिटेन और फ्रांस में देखने को मिलेगी। और संघात्मक सरकार की जो विशेषता बताई 2 स्तरीय सरकार वाली विशेषता, वो हमें भारत और अमेरिका आदि में देखने को मिल जाएगी। सरकारों के अधिकारों में भी अंतर होता है संघात्मक सरकार में और एकात्मक सरकार में। संघात्मक सरकार में हमने बताया कि सरकार 2 सत्रों पर बटी हुई होती है और उन दोनों के ही अधिकार उन्हें संविधान से प्राप्त होते हैं, इसलिए वो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में अलग अलग एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। जबकि एकात्मक सरकार में एक ही सरकार प्रमुख होती है, वह अपनी सुविधा के लिए सरकार का निर्माण करती है राज्यों में, किंतु उन राज्य सरकारों को जो शक्तियां प्राप्त होती हैं वो संविधान से प्राप्त नहीं होती, बल्कि वो उन्हें एकात्मक सरकार जो केंद्र सरकार है उससे ही अपनी शक्तियां व अधिकार प्राप्त होते हैं। इसलिए एकात्मक सरकार वाले देशों में राज्य सरकारों को केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। तीसरा अंतर है संविधान में संशोधन करने की स्थिति पर। जहाँ पर संघात्मक शासन होता है वहाँ पर संविधान में संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है, जटिल प्रक्रिया होती है, क्योंकि उसमें आधे से अधिक राज्यों का जो हमें सहमति लेनी पड़ती है, इसलिए संविधान में हम संशोधन नहीं कर पाते। जबकि एकात्मक शासन है वहाँ पर संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया सरल होती है। केंद्र सरकार जब चाहे संविधान में परिवर्तन कर सकती है, जैसे इंग्लैंड और फ्रांस में। नागरिकता के आधार पर भी हमें एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार में अंतर देखने को मिलता है। संघात्मक सरकार में जैसे अमेरिका में है, नागरिकों को 2 प्रकार की नागरिकता मिलती है, एक देश की नागरिकता और दूसरा जिस राज्य में वो रहते हैं उस राज्य की नागरिकता। भारत एक ऐसा राज्य है जिसमें संघात्मक सरकार होते हुए भी नागरिकों को एक ही नागरिकता मिलती है, जबकि एकात्मक सरकार में एक ही नागरिकता मिलती है, 2 नागरिकता नहीं मिलती है। इंग्लैंड जैसे इसका उदाहरण, इंग्लैंड में रहने वाले व्यक्ति केवल ब्रिटिश कहलाते हैं, इकहरी नागरिकता। तो ये हमें अंतर देखने को मिला। अगला है वित्तीय स्वायत्तता।
जहाँ पर संघात्मक शासन होता है वहाँ पर दोनों प्रकार की सरकारें वित्तीय मामलों में स्वतंत्र होती हैं और अपने अपने उनके राजस्व के स्रोत अलग अलग होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहती। जबकि एकात्मक शासन में राज्य सरकारें वित्त के लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार पर निर्भर रहती हैं। न्यायपालिका की भूमिका में भी अंतर हमें देखने को मिलता है। संघात्मक सरकार जहाँ पर होती है वहाँ पर न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले झगड़ों का जो निपटारा करने का काम है वो न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है और न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक माना जाता है। जबकि एकात्मक देशों में न्यायपालिका की भूमिका कोई महत्वपूर्ण नहीं होती और सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के हाथ में होती हैं, इसलिए राज्य सरकार उनके कहे अनुसार काम न करे तो उनको समाप्त कर सकती है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि 1992 में जो संविधान संशोधन किए गए उनसे पहले और बाद में स्थानीय शासन में जो अंतर आए उनका हमें वर्णन करना है। भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था और 3 स्तरों पर किया गया है और इसी तीसरे स्तर को स्थानीय सरकार, पंचायतें और नगरपालिका कहा गया है। लेकिन 1992 के संविधान संशोधन से पहले इन सरकारों को राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में रखा गया था और इनके जो चुनाव है वो नियमित समय पर नहीं हो पाते थे, इनके पास नहीं कोई अधिकार था। लेकिन 1992 के संविधान संशोधन में इन्होंने बहुत जो तीसरे स्तर की सरकार थी उनको बहुत मजबूत बनाया। देखते हैं 1992 के संविधान संशोधन के बाद में स्थानीय सरकार को क्या क्या शक्तियां प्राप्त हुई। उनके चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बना दिया गया। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य पदाधिकारियों के पदों की अनुसूचित जातियां उनकी सीटें आरक्षित कर दी गई। महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित कर दिए गए और हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका का चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। तो 1992 के संविधान संशोधन ने स्थानीय सरकारों को काफ़ी मजबूती दी है और पहले के अपेक्षा उनमें काफ़ी बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है भारत की जो भाषा नीति है उस भाषा नीति के संबंध में कक्षा के 3 अलग अलग विद्यार्थी हैं, उनके 3 अलग अलग राय हैं। उन तीनों की राय हम देखेंगे और आपको बताना है कि आप कौन सी राय के पक्ष में हैं और क्यों हैं। तो इनमें सबसे पहले स्टूडेंट है संगीता, वो कहती है कि प्रमुख भाषाओं को हमने हमारे संविधान में समाहित करने की जो नीति बनाई उसने राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाया है। अरमान कहता है कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन ने हमें बांट दिया है, हम इसी कारण भाषा के प्रति सचेत हो गए हैं। तीसरा स्टूडेंट हरीश कहता है इस नीति ने अन्य भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने का काम किया है। तो हम संगीता की जो राय है उससे पूरी तरह सहमत हैं कि प्रमुख भाषाओं को हमने संविधान में समाहित करके जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाया है। क्योंकि भारत में 40% लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी के अतिरिक्त भी बहुत सारी ऐसी भाषाएं बोली जाती हैं भारत में। यदि किसी एक भाषा को प्रमुख बना दिया जाता तो अन्य भाषाओं के लोगों के सामने कई समस्याएं खड़ी हो जाती। भारतीय राजनेताओं ने सभी भाषाओं को समाहित करके जो लचीला रुख अपनाया उसी से हमारे देश में शांति व्यवस्था बनी हुई है तथा हम श्रीलंका जैसी गृह युद्ध और अशांति की स्थिति में पहुंचने से बच पाए हैं। इसलिए जो हमने जो संगीता की राय थी उसको सही बताया था। आज का वीडियो लेक्चर यही समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का देखने के लिए।